जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम प्रेमचंद घर में नामक रचना को देखेंगे। इसमें प्रेमचंद के जीवन के बारे में बताया है और ये किसने लिखी है, इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने। ठीक, सबसे पहले दोस्तों नेट जारे वाले ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दो और वीडियो को लाइक करो और क्लास कैसी लगी कमेंट करो और अगला लेक्चर कौन सी रचना पे लेके आना है इसका भी आप कमेंट में जवाब देंगे, उसी पर अगली क्लास लेकर आऊंगा। तो प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने लिखा है। इसके उपशीर्षकों की बात करें दोस्तों तो इसमें 88 उपशीर्षक हैं। कितने? 88। ठीक, इस पुस्तक की श्रद्धांजलि किसने लिखी? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। किसने लिखी? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। और आमुख की बात करें तो ये शिवरानी देवी ने लिखा। ठीक, ये याद में रखना है आपको। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो अजायब राय कौन है? प्रेमचंद के पिता। आनंदी देवी कौन है? इनकी माता, प्रेमचंद की माता। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी। कमला कौन है? ये प्रेमचंद की बेटी हैं। और अमृत राय जिसे बन्नू के नाम से भी पुकारते हैं, ये कौन है? प्रेमचंद के बेटे। एक और है धन्नू, जिसका मूल नाम, असली नाम क्या है? श्रीपत राय, और घर का नाम धन्नू। वैसे ही अमृत राय का घर का नाम क्या है? बन्नू। ठीक, तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि धन्नू का मूल नाम क्या है? तो श्रीपत राय। ठीक, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। और दोनों ही प्रेमचंद के बेटे हैं। वासुदेव की बात करें तो ये प्रेमचंद का जमाई है, यानी कमला का पति है। ठीक, कमला का पति है। और ज्ञानचंद कौन है? कमला का बेटा। कमला का बेटा यानी प्रेमचंद का नाती। ठीक, ये तो हो गए प्रमुख पात्र। अब इसमें शिवरानी देवी ने पुस्तक के शुरुआत करने से पहले ये दो शब्द कुछ लिखे हैं पाठकों के लिए, इनको पढ़ते हैं। पाठकों के सामने इस पुस्तक को रखते हुए मुझे वही सुख अनुभव हो रहा है जो एक आदमी को अपना कर्तव्य पूरा करने में होता है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है, जैसा कि अधिकांश जीवनियों का होता है। इस पुस्तक में आपको घरेलू संस्मरण मिलेंगे, पर इन संस्मरणों का साहित्यिक मूल्य भी इस दृष्टि से है कि इनसे उस महान साहित्यिक के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। तो ये लाइनें आपको ध्यान में रखनी, इनमें से कोई भी लाइन उठाकर दे देगा और पूछ लेगा ये लाइनें कौन सी रचना से ली गई हैं, तो प्रेमचंद घर में से ली गई हैं। ठीक, आगे और भी हैं। मानवता की दृष्टि से भी वह व्यक्ति कितना महान, कितना विशाल था, यही बताना इस पुस्तक का उद्देश्य है। और यह बताने का अधिकार जितना मुझे है उतना और किसी को नहीं, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे और हमने साथ साथ ही जिंदगी के सब तूफानों को झेला था। दुख में, सुख में मैं हमेशा उनके साथ, उनके बगल में थी। आदमी की पहचान तकलीफ के भंवर में पड़कर ही होती है, क्योंकि हम दोनों साथ साथ उन तकलीफों से लड़े, साथ साथ रोए और हंसे हैं। इसलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा सा अंदाजा लगाने का मौका मिला। ठीक, तो ये यहाँ से आदमी की पहचान तकलीफ के भंवर में पड़कर ही होती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, साहित्यिकता के भूखे पाठकों को संभव है इस पुस्तक से कुछ निराशा हो, क्योंकि साहित्यिकता मेरे अंदर ही नहीं है। तो शिवरानी देवी ने कहा है कि मेरे अंदर साहित्यिकता नहीं है। ठीक, इसमें कोई साहित्यिक दृष्टि से कोई कमी हो तो मैं मना नहीं करती, हो सकता है, क्योंकि मैं साहित्य के बारे में ज्यादा नहीं जानती। ऐसा किसने कहा? शिवरानी देवी ने। पर मेरी ईमानदारी उनके दिल के अंदर घर करेगी, यह मैं जानती हूँ।
क्योंकि मैंने किसी बात को बढ़ाकर कहने की कोशिश नहीं की, क्योंकि 30 साल से ऊपर तक जिंदगी के हर दुख और सुख में उनकी साथी होने के नाते मैं जानती हूं कि अगर उनके गुणों का बखान करने में मैं तिल का ताड़ भी बनाती तो भी उनके चरित्र की विशालता का पूरा परिचय नहीं मिलता। यानी मैं बड़ा चढ़ाकर कहानी या जो ये बात लिखती तो भी उनके व्यक्तित्व को व्यक्त नहीं कर पाती, इतना उनका व्यक्तित्व इतना महान था। ठीक, लास्ट में लिखती हैं, स्वामी तुम ही चीज तुम ही तुम्हारी चीज तुम्हारे चरणों में चढ़ाती हूँ, इस तुच्छ सेवा को अपनाना। तुम्हारी दासी या रानी, यानी प्रेमचंद शिव रानी को क्या कह के पुकारता था घर पे? रानी कह के। ठीक, शिव रानी को रानी के नाम से पुकारता था, इसलिए उसने लिखा तुम्हारी दासी या रानी। कौन? शिव रानी। तो ये 2 शब्द में ये कुछ चीजें बताई। आगे देखिए, बचपन की बात करें। अब बचपन का वर्णन किया है शिवरानी देवी ने कि बचपन की बात करें तो आपका जन्म बनारस से 4 मील दूर। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बनारस से कितनी मील दूर? 4 मील दूर, लम्ही गांव में। कौन से गांव में? लम्ही गांव में। दोस्तों ज्यादातर लोगों को ये तो ध्यान में रहेगा जन्म उनका कौन से गांव में हुआ था? लम्ही गांव में। लेकिन ये फैक्ट बहुत कम लोगों को ध्यान में रहेगा कि बनारस से 4 मील दूर। कितनी मील दूर? 4 मील दूर। तो ये प्रश्न बन सकता है, उनका प्रेमचंद का गांव बनारस से कितनी मील दूर है? 4 मील दूर। ठीक, लम्ही गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को शनिवार के दिन हुआ था। तो ये वार आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको ध्यान में रखना है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? शनिवार के दिन। पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी। ठीक, आप कायस्थ दूसरे श्रीवास्तव थे। आपके 3 बहनें थी। ठीक, उनमें से 2 मर जाती हैं और तीसरी बहुत दिनों तक जीवित रहती हैं। उस बहन से आप 8 वर्ष छोटे थे। तो जो तीसरी बहन थी उससे 8 वर्ष छोटे थे और 3 लड़कियों की पीठ पर होने से आप तेतर कहलाए। आप तेतर कहलाए। तेतर क्यों कहलाए? क्योंकि 3 लड़कियों की जन्म के बाद चौथे नंबर पर किसका जन्म हुआ था? चौथे नंबर पर हुआ था प्रेमचंद का जन्म। ठीक, इसलिए इसे तेतर कहते थे घर में। माता हमेशा की मरीज थी। आपके 2 नाम थे। क्या क्या? 2 और नाम थे। प्रेमचंद तो है, 2 और नाम है। क्या? पिता ने क्या नाम रखा? पिता ने नाम रखा धनपत राय। पिता ने कौन सा नाम रखा? धनपत राय। और चाचा ने कौन सा नाम रखा? नवाब राय। चाचा ने कौन सा नाम रखा? नवाब राय। इस तरह फैक्ट से याद कर सकते हैं दोस्तों। हम चाचा के साथ ही कुछ नवाबी कर सकते हैं। ठीक, पापा के सामने नहीं कर सकते, चाचा के सामने कुछ नवाबी कर सकते हैं, चाचा के साथ रहकर घूमकर। ठीक, लेकिन पिता के साथ रहेंगे तो हमेशा धन कमाने की चिंता हमें रहती है, इसलिए पिता ने धनपत नाम रखा और चाचा के साथ हम नवाब बन के रहते हैं तो नवाब नाम रखा चाचा ने। ठीक, इस तरह ठीक से याद कर लेंगे। माता पिता दोनों संग्रहणी की बीमारी थी और पैदा होने के 2-3 साल बाद आपको जिला बांदा जाना पड़ा। आपकी पढ़ाई 5वें वर्ष से शुरू हुई थी। कौन से वर्ष से? प्रश्न बन सकता है। प्रेमचंद की पढ़ाई कौन से वर्ष से शुरू हुई थी? 5, जब वह प्रेमचंद 5 साल का हो गया था तब जाके। ठीक, पहले मौलवी साहब से उर्दू पढ़ते थे आप पढ़ने में बहुत तेज थे, ऐसा बता रही है। किसके बारे में? शिवरानी देवी बता रही हैं अपने पति प्रेमचंद के बारे में। ठीक, मैं सम्मिलित परिवार में था। अब खुद ऐसा मतलब खुद प्रेमचंद बता रहा है, इस तरह प्रेमचंद की शैली में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि मैं सम्मिलित परिवार में था, इसलिए मैं अपने को अलग नहीं समझता था। मैं अपने चचेरे भाइयों को मिलाकर 5 भाई था।
जब मुझसे कोई पूछता तो मैं यही बतलाता कि हम 5 भाई हैं, चचेरे भाइयों को मिलाकर। मैं गुल्ली डंडा बहुत खेलता था। जब मेरी माँ मरने लगी तो मेरी बहन का तथा बड़े भाई का हाथ मेरे पिता के हाथ में देकर बोली कि ये तीनों बच्चे तुम्हारे हैं। ठीक, आगे देखो। यानी प्रेमचंद की माता का देहांत हो जाता है। दूध में शक्कर डालकर मुझे खूब खिलाते थे, पर माँ का वह प्यार कहाँ। मैं एकांत में बैठकर खूब रोता था। यानी जब उसकी माँ थी तब उसको दूध में शक्कर डालकर पिलाती थी, इस तरह खान पान का पूरा ध्यान रखती थी उसका। लेकिन अब उसकी माँ का देहांत हो गया, अब ऐसा ख्याल रखने वाला घर में कोई नहीं है, इसलिए प्रेमचंद एकांत में बैठकर खूब रोता है। फिर मेरे पिता की बदली जीमनपुर हुई। वहां पिताजी के साथ मैं दादी पिताजी के साथ मैं गया, मेरी दादी गई और भैया कहाँ चले गए थे, इंदौर आ गए थे। ठीक, गोरखपुर कजाकी। अब गोरखपुर नाम को शीर्षक है, इसके जो फैक्ट है देखते हैं। पिताजी का तबादला गोरखपुर को हुआ। मकान यहाँ भी उसी तरह का था, इसमें भी वही दरवाजे की कोठरी थी। और गोरखपुर जब मैं आया तो मेरी उम्र 13 साल की थी। तो गोरखपुर जब आया लेखक, तो लेखक की उम्र कितनी थी, इसकी प्रेमचंद की उम्र कितनी थी, 13 साल की। कमरे में हम दोनों रात के वक्त ही रहते थे। विजय बहादुर मुझसे उम्र में कम थे, वह हमारे साथ थे। तो विजय बहादुर कौन है, जो इसकी चाची हैं, उसके भाई हैं। ठीक, चाची के भाई विजय बहादुर। पिताजी का तबादला जमनिया में हुआ, मैं साथ आया। वहां जो हरकारा था, जिसका नाम क्या है, कजाकी। ठीक, हरकारा कोई संदेश देने वाला कुछ ऐसा पद होता है दोस्तों, मतलब जिसको ऐसा काम करने वाले को हरकारा कहते हैं, और उसका नाम था कजाकी। वहां जो हरकारा यानी जो कजाकी था, वह मुझसे बहुत प्यार करता था। वह मुझे कंधे पर लेकर दौड़ता, मैं उसके आने की राह देखता करता। वह बाहर से ईख, अमरूद, गाजर मेरे लिए लाता, इसी से वह मुझे बहुत प्रिय था। एक दफा पिताजी ने उसे निकाल दिया। ठीक, एक बार क्या करते हैं, पिताजी उसे निकाल देते हैं। फिर प्रेमचंद का एक कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है कि स्त्री में स्त्रीत्व ही नहीं बल्कि मातृत्व होना चाहिए, बल्कि मातृत्व होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है ये। आगे देखो। बनारस में जो उपशीर्षक है, बनारस में रहता और पढ़ता वाला उपशीर्षक में देखिए फैक्ट, कि जब इम्तिहान करीब आया तो उसी बीच पिताजी ने 5 रुपए का गुड़ खरीद कर रखने के लिए मेरे पास भेजा था, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी। किसकी, प्रेमचंद की। ठीक, तो जब प्रेमचंद की शादी होने वाली थी तो उससे पहले उसके पिताजी 5 रुपए का गुड़ उसके पास भेजते हैं। प्रश्न बनेगा, कितने रुपए का गुड़ भेजा था, 5 रुपए का। ठीक, विवाह की बात करें, अगर प्रेमचंद के विवाह की जो पहली शादी हुई थी उसकी बात करें, तो प्रेमचंद कहता है कि मेरी शादी हुई, मैं अपनी शादी में बड़ा खुश था। मंडप छाने के लिए बांस मैंने खुद ने काटा था, इतना खुश था उस शादी के लिए। मेरा विवाह बस्ती जिले के मेहंदावल मेहंदावल तहसील में रामापुर गांव में ठीक हुआ था। तो ये तीनों चारों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जिले की बात करें तो बस्ती जिले में हुआ, और तहसील की बात करें तो मेहंदावल तहसील में हुआ, और गांव की बात करें तो रामापुर गांव में हुआ। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, तीनों के तीनों, और जिसमें गांव का नाम तो ध्यान में रखना ही है। ठीक, वे भी अपने घर के जमींदार थे, इनके ससुर। ठीक, फिर मेरी स्त्री की विदाई का समय आया। कई रोज का अरसा हो गया था, ऊंट गाड़ी से आना पड़ा। जब हम ऊंट गाड़ी से उतरे, मेरी स्त्री ने मेरा हाथ पकड़कर चलना शुरू किया। मैं इसके लिए तैयार न था। उम्र में वह मुझसे ज्यादा थी, यानी जो पहली शादी हुई उसकी उम्र प्रेमचंद से ज्यादा थी। जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया।
तो जैसे ही प्रेमचंद अपनी पहली पत्नी को देखता है तो देखकर वह बहुत दुखी होता है, क्योंकि वह बहुत बदसूरत थी। उसकी सौंदर्य उसमें नहीं था। ठीक, तो इसलिए प्रेमचंद को वह अच्छी नहीं लगी और उसे छोड़ देता है। ठीक, प्रेमचंद की यह शादी उसकी चाची के पिता ने करवाई थी। तो किसने करवाई थी? चाची के पिता ने। प्रेमचंद की चाची के पिता ने यह शादी करवाई थी। वह बदसूरत तो थी ही, उसके साथ साथ जबान की भी मिट्टी न थी। यह इंसान को और भी दूर कर देता है, ऐसा कह रहा है प्रेमचंद। लेकिन अब ये मैं यहां पर कौन है? शिवरानी देवी। शिवरानी देवी कहती है कि आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका अपना चरित्र अच्छा था। प्रेमचंद से कहा शिवरानी देवी ने कि आपका चरित्र अच्छा था, तो प्रेमचंद क्या होता है? खामोश हो जाते हैं। जब आदमी खुद वैसा ना हो तो दूसरे से आशा करना व्यर्थ है। आगे देखो फैक्ट। फिर कहा शिवरानी देवी ने प्रेमचंद से कि आप पुरुष थे, आप मुझे ब्याह लाए हैं, वे तो घर में बेटी हैं, यह क्या स्त्रियों के साथ अन्याय नहीं है? मैं भी बदसूरत होती तो आप मुझे भी छोड़ देते। तो ऐसे व्यंग कर रही हैं शिवरानी देवी प्रेमचंद पर। एक बार क्या होता है, अगला फैक्ट देखिए कि एक बार यानी प्रेमचंद ने अपना गर्म कोट शहर में 2 रुपए में बेच दिया। एक बार क्या होता है, सर्दी का टाइम रहता है और प्रेमचंद को पैसे की जरूरत रहती है। अब पैसे का इंतजाम नहीं होता, तो इसके पास एक गर्म कोट था जिसे ये 2 रुपए में बेच देता है। ठीक, और खुद सर्दी लगती रहती है इसको। ठीक, मैंने बड़ी मुश्किलों से बनवाया था, जाड़ों के दिन थे, गर्म कोट था। अब इलाहाबाद का देखें, जब मैं इलाहाबाद गया तो मुझे 10 रुपए मिलते थे। इस रुपये से मैं 7 रुपए घर भेजता था, तो इलाहाबाद में कितने रुपए मिलते थे? से 10 रुपए। ठीक, इलाहाबाद में कितने मिलते थे रुपए? 10 रुपए। 7 तो ये घर में भेज देता था और 5 रुपए का ट्यूशन करके 8 रुपए में अपना गुजारा करता था। ठीक, आगे देखो। शिवरानी देवी। शिवरानी देवी मेरी पहली शादी। अब शिवरानी देवी के बारे में इस वर्णन, इसका फैक्ट पढ़ेंगे। शिवरानी देवी कह रही है कि मेरी पहली शादी 11वें साल में हुई। जब शिवरानी देवी की उम्र 11 साल की थी तब इसकी पहली शादी हो गई थी। वह शादी कब हुई इसकी मुझे खबर नहीं। कब मैं विधवा हुई इसकी भी मुझे खबर नहीं। विवाह के 3-4 महीने बाद ही मैं विधवा हुई, इसलिए मुझे विधवा कहना मेरे साथ अन्याय होगा, क्योंकि जो बात मैं जानती ही नहीं वह मेरे माथे मढ़ना ठीक नहीं है। मेरे पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद था। मुंशी देवी प्रसाद। ठीक, तो शिवरानी के पिता का नाम क्या है? मुंशी देवी प्रसाद। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, 1905 की बात है। मेरे आने के पहले से ही आपकी साहित्य सेवा जारी थी। आपका पहला उपन्यास कृष्णा प्रयाग से प्रकाशित हो चुका था। तो पहला उपन्यास कौन सा है? कृष्णा। ठीक, इसमें पहला उपन्यास कौन सा बताया? कृष्णा। प्रयाग से प्रकाशित हो चुका था। मेरी शादी के साल ही दूसरा उपन्यास प्रेमा नामक उपन्यास निकला, और मेरी शादी के 1 वर्ष बाद आपका कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। उस पर मुकदमा भी चला। हम लोग महोबा में थे। तो कहां पर थे? महोबा में। और वहां भी खुफिया पुलिस पहुंची। उसके बाद उनको कलेक्टर की आज्ञा मिली कि आकर मुझसे मिलो। अब महोबा के कलेक्टर कहते हैं कि आकर मुझसे मिलो, और जब वहां पर जाते हैं प्रेमचंद तो कहते हैं कि ये सोजे वतन की जितनी भी हैं प्रतियां, इनको आपको जलाना होगा और आगे से आपका लेखन कार्य बंद। अब आप लेखन कार्य नहीं कर सकते। ठीक, और तब शिवरानी कहती हैं कि तो फिर तो लिखना बंद हो ही समझो आपका। तब प्रेमचंद कहते हैं लिखूंगा क्यों नहीं, उपनाम रखना पड़ेगा। खैर इस वक्त तो बला टली, मगर सोचता हूं अभी यह और रंग लाएगा। ठीक, अब सोजे वतन में क्या है कि देश के प्रति जागरूक करने वाली कहानियां थी, इसलिए अंग्रेजों ने उसको बैन कर दिया था।
कानपुर का प्रताप निकला था गणेश शंकर विद्यार्थी के हाथों, गणेश शंकर के हाथों। उन्होंने लेख मांगा था, आपने लेख लिखकर उन्हें भेज दिया था। आगे देखिए अगला फैक्ट, बस्ती 1964 में, नहीं 1964 नहीं 1934 होगा ये, ठीक, या फिर 1914। अभी डेट को आपको ध्यान में नहीं रखना, इतने जरूरी भी नहीं है ये, ठीक। बस्ती की घटना है, एक दिन की घटना है कि दरवाजे पर उनके पहले साले बैठे थे। कौन? पहले साले, जिसकी जहां पर पहली शादी हुई थी रामपुर गांव में, रामापुर गांव में, वहां के साले थे। आप उन्हीं से बातें कर रहे थे। वे अपनी बहन के बारे में आपसे बातें कर रहे थे। वे दुखी भी थे। इत्तेफाक से मेरी 2 साल की कमला, इसकी बेटी, किसकी? शिवरानी की बेटी कमला दरवाजे पर चली गई। अब शिवरानी उसे देखने के लिए दरवाजे की तरफ गई। वही पहला दिन था जब मुझे मालूम हुआ कि वे अभी जिंदा है। यानी प्रेमचंद ने शिवरानी से कहा था कि उनकी पहली पत्नी मर गई हैं, ठीक। मुझे तो धोखा दिया जाता रहा कि वे मर गई हैं, तो शिवरानी देवी से प्रेमचंद ने झूठ बोला था। कमला का जन्म महोबा में हुआ था, ठीक। तो कमला का जन्म कहाँ पे हुआ था? महोबा में। अब शिवरानी देवी क्या करती हैं कि प्रेमचंद की पहली पत्नी को खत लिखती हैं उन्हें बुलाने के लिए, ठीक। खत में क्या लिखती हैं? मैंने उन्हें प्रिय बहन करके खत लिखा। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा, जब शिवरानी देवी प्रेमचंद की पहली पत्नी को खत लिखती हैं तो क्या, किस नाम से, किस शब्द से संबोधित करती हैं? तो प्रिय बहन करके खत लिखती हैं, ठीक। उन्हें बुलाया था, उसके चौथे रोज उसका जवाब आया कि जब वे खुद लेने आएंगे तो मैं चली आऊंगी। तो वे यानी प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद खुद मेरे को लेने आएगा तभी मैं आऊंगी ससुराल में। मैं यानी शिवरानी तुमको देखना चाहती हूँ, पर उन्हें, पहली पत्नी कह रही है कि मैं तुमको देखना चाहती हूँ पर उन्हें भेजिए लीवा लाने को। मैंने उन्हें वह खत उठाकर दे दिया। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद को खत दे दिया। उन्होंने कहा, नहीं आई तो मैं क्या करूं? अब खत पे नहीं आई तो मैं क्या करूं, ठीक। अगला फैक्ट देखिए, एक रोज का वाकया है। आप बाजार गए मछली, तरकारी, पान वगैरह लाने के लिए। अब जैसे ही प्रेमचंद बाजार जाते हैं वहां पर उन्हें पंडित मन्नन द्विवेदी जी से वहां उनकी भेंट हो जाती है, उनसे मुलाकात हो जाती है, ठीक। यह बात 1934 की बात है, ठीक। 1914 की, 1914 की बात है। 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियां भेजी। किसने? मन्नन द्विवेदी ने प्रेमचंद के घर पर 3-4 खांची मछलियां भेजी और साथ में एक दोहा लिखकर भेजा। कौन सा दोहा है? कि धीमर ने फांस्यो अभी, दीनहीन सफरीन, प्रेमचंद भोजन करे, विद्या बुद्धि प्रवीण। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बन जाएगा कि ये दोहा किसने लिखकर भेजा था? तो किसने भेजा था? पंडित मन्नन द्विवेदी जी ने। पंडित मन्नन द्विवेदी जी ने दोहा लिखकर भेजा था, ठीक। आगे देखो, 10 बजे रात को श्रीपत, यानी जिसे धुन्नु कहते हैं घर में, उसकी पैदाइश हुई। तब उस समय आपकी उम्र 40 के आसपास थी। जब धुन्नु का जन्म हुआ तब प्रेमचंद की उम्र कितनी थी? 40 के आसपास, ठीक। आगे देखो, एक दिन ग्वाला दूध लेकर दरवाजे पर आया। आप दूध लेने के लिए लोटा लेने आए। मैं बोली, अब से बच्चे भर के लिए दूध आएगा और किसी के लिए नहीं। यानी जो पहले इनके घर पे दूध आता था उसमें से आधा दूध तो इनकी चाची ले जाती थी, जिसपे शिवरानी देवी नाराज हो जाती थी, ठीक। तो शिवरानी देवी ने एक दिन कहा कि अब से इस घर में केवल बच्चे के लिए ही दूध आएगा और किसी के लिए नहीं, ठीक। अगला फैक्ट देखिए, मैं बोली, विजेता कभी गर्व से अंधा भी हो सकता है क्या? वह बोले, इस जगह तुम गलती पर हो। विजेता हमेशा गर्व से अंधा, अगर
विजेता गर्व से अंधा न हो तो उसे मनुष्य न कहना चाहिए, बल्कि फिर तो वह देवता है। ठीक, अगर गर्व से अंधा नहीं होता तो वह देवता है, ऐसा कहता है प्रेमचंद। आगे देखिए अगला फैक्ट, आप बीए पास कर चुके थे और एमए पढ़ने की तैयारी में लग गए थे, फीस भी दाखिल कर चुके थे, बीमार तो थे ही, दवा किसी की करते न थे, बीमारी की हालत में वे मुझे अपने पास से हटने न देते थे, दवा भी नहीं करते थे। तो इस तरह का काम करते थे प्रेमचंद, बीमार पड़ते न दवाई खाते, न चोट लगने पर दवा करने देते, इस तरह की बातें थी। ठीक, जो शिवरानी देवी ने बताई है। अगला फैक्ट देखिए, छोटा बच्चा मन्नू बन्नू, ठीक, बन्नू अमृत राय। तो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, कौन सा तो बन्नू है और कौन सा धुन्नू है। तो इस तरह ट्रिक बना लेनी है। अब 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 अ से अमृत राय, ब से बन्नू, अब बचा श्रीपत धन्नू। ठीक, रानी यह हिंदुस्तान है, कलम के बल पर रोटियां चलाना बहुत मुश्किल है। ये बात किसने कही? प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से। उस समय काशी से मर्यादा नाम की एक पत्रिका निकलती थी, उसके संपादक बाबू संपूर्णानंद थे। ठीक, तो मर्यादा के संपादक कौन है? संपूर्णानंद। उसी दिन पत्र आया, आप आकर संपादन कीजिए, 130 रुपए वेतन में मिलेंगे। आप अकेले काशी गए और मर्यादा में काम करना शुरू कर दिया। ठीक, मर्यादा के कार्यालय में काम करने लग जाते हैं। आगे देखिए 1922 और 24 के लगभग हिंदुस्तानी अकेडमी जैसी संस्था खुलवाने के लिए आप और मुंशी दया नारायण निगम बहुत दिनों से प्रयत्न थे या प्रयत्न कर रहे थे। ठीक, कौन सी अकेडमी खुलवाने के लिए? हिंदुस्तानी अकेडमी जैसी संस्था खुलवाने के लिए। हिंदुस्तानी अकेडमी खुली तो आप भी उसके एक सदस्य बनाए गए। आप बोले, यह काम करने का कोई तरीका नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हर भाषा का एक एक लेखक हो उस कमेटी में। नए लेखकों के प्रति विद्वानों का यह कर्तव्य है कि वह उनके गुण दोष समझा दे। ठीक, आगे देखो, आप बोले, जब तक यहाँ के साहित्य में तरक्की न होगी तब तक साहित्य, समाज और राजनीति सब के सब ज्यों के त्यों पड़े रहेंगे। मैं बोली, तो क्या आप इन तीनों की एक माला से पिरोना चाहते हैं? आप बोले, और क्या, ये चीजें माला जैसी ही हैं। जिस भाषा का साहित्य अच्छा होगा उसका समाज भी अच्छा होगा, समाज के अच्छा होने पर मजबूरन राजनीति भी अच्छी होगी। ये तीनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। तो कौन कौन सी चीजें बताई? एक तो साहित्य, एक समाज और एक राजनीति, ये तीनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। मैं बोली यानी शिवरानी देवी, तो यह क्या जरूरी है कि तीनों को साथ ही लेकर चला जाए? आप बोले, इन तीनों का उद्देश्य ही जो एक है। साहित्य इन तीनों चीजों की उत्पत्ति के लिए एक बीज का काम देता है। साहित्य और समाज तथा राजनीति का संबंध बिल्कुल अटल है। तो इन तीनों चीजों का संबंध बिल्कुल कैसा है? अटल है। आगे देखो, समाज आदमियों के समूह को ही तो कहते हैं। समाज में जो हानि लाभ तथा सुख दुख होता है वह आदमियों पर ही होता है। राजनीति में जो सुख दुख होता है वह आदमियों पर ही पड़ता है। साहित्य से लोगों का विकास मिलता है। साहित्य से आदमी की भावना अच्छी और बुरी बनती है। इन्हीं भावनाओं को लेकर आदमी जीता है और इन सब तीनों चीजों की उत्पत्ति का कारण आदमी है।
तो साहित्य, समाज और राजनीति की उत्पत्ति का कारण क्या माना लेखक ने? आदमी को माना। ठीक, आगे देखो। आप दिन रात लेखकों के लिए संचित रहते थे। आपने सत्य जीवन वर्मा के सहयोग से लेखक संघ नाम की एक संस्था खोली। लेखक संघ नाम की संस्था किसने खोली? प्रेमचंद ने। किसके संयोग से? सत्य जीवन वर्मा के संयोग से। उसके बाद हमेशा वे इस विषय पर चर्चा चलाते रहते। सन 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ खुला, जिसके पहले सभापति आप हुए। ठीक, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट ने उनसे जमानत भी मांगी थी। जब साहित्य परिषद ने जमानत नहीं दी तो हंस बंद कर दिया गया। एक समय ऐसा आया कि हंस जो इनकी पत्रिका थी वो बंद हो गई। अब इन्होंने दया नारायण निगम को तार दिया। वे आए, पहले बड़ी देर तक उन्हें पकड़कर वे रोते रहे। प्रेमचंद रोते रहे, वे भी रोते थे, मैं भी रोती थी और मुंशी जी भी रोते थे। मुंशी जी ने कई बार रोकने की चेष्टा की, पर आप बोले, भाई शायद अब भेंट ना हो। अब तुमसे सब बातें कह देना चाहता हूं। तुमको बुलवाया है, हंस की जमानत करवा दो। तो हंस की जमानत करवाने के लिए किससे कहते हैं प्रेमचंद? दया नारायण निगम से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में पार्ट 2 के साथ। उसमें प्रेमचंद घर में रचना को पूरी करवा देंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इन नंबर पर मैसेज कर दो। क्लास को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप जिस कॉलेज से एमए कर रहे हैं, अगर उसका ग्रुप बना हुआ है तो उस ग्रुप में इस वीडियो की लिंक शेयर कर देना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।